हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग 11th मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस आई हैव अनाउंसमेंट। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था अबाउट द हिंदू नोट्स को लेकर। सो हाँ, मुझे पता है 9th अप्रैल तक तुम लोगों को नोट सप्लाई हुए थे। 9th अप्रैल के बाद तुम लोगों को नोट सप्लाई होना बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ सम लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस। बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे फ्रॉम टेंथ अप्रैल से लेके 10th मई तक। एक महीने का पूरा तुम लोगों को नोट्स मिलेगा इन एंड अराउंड 1 और 2 डेज में। फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग डेज है उन रिमेनिंग डेज के भी तुम लोगों को नोट्स मिलते रहेंगे, तो परेशान मत हो। तुम लोगों को नोट्स सप्लाई होंगे, आराम से सप्लाई होंगे, आराम से पढ़ो उनको। एंड जब तक लाइट है, जब तक नोट सप्लाई होते रहेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो डोंट गेट पैनिक अबाउट द हिंदू नोट्स। नोट्स आपको सप्लाई होने वाले हैं। ओके, फोकस किया करो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं क्लास में और जो भी चीजें एनालिसिस में बताया जा रहा है उस पर चीज फोकस करो। नोट्स वोट्स तो आपको मिल जाएगा, ये सब आपको मिलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द ऑन द फर्स्ट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बट इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया, इट्स नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत लोगों की डेड बॉडी मिली ऑन दी गंगा। गंगा में फ्लोट होती है, उन बहुत लोगों की डेड बॉडी मिली और सस्पेक्टेड है जितनी भी बॉडीज है वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड थी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो कंसर्न जो समझ में आया, जो विलेजर्स से पूछा गया कि ये बॉडीज कहाँ से मिल रही, तो विलेजर्स ने यही बताया कि बिकॉज क्रिमिनेशन का इतना तक कॉस्ट बढ़ गया है कि विलेजर्स जो हैं, जो गरीब है, जो पुअर पीपल है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी अपने रिलेटिव्स का या फिर किसी भी अपने फैमिली मेंबर्स का क्रिमिनेशन। इतना हाई कॉस्ट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 की वजह से। एंड कोविड-19 के साथ साथ और भी सारी चीजें ऐसी हैं और भी डिसीजेस हैं जिसकी वजह से डेथ बढ़ रही है, डेथ रेट बढ़ रही है एंड क्रिमिनेशन की हाई कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वहीं वुड हो गया या फिर अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए या तुम्हें स्लॉट देना पड़ता है तो उसके बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गए हैं, जिसके चलते जो पुअर पीपल है वो डिस्कार्ड कर देते हैं बॉडीज को इन दी रिवर्स के, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज एंड इट्स अ वेरी नॉट अ वेरी हैपनिंग न्यूज। तो जस्ट रीड इट, ग्राउंड रियलिटी पता लगती है कि सिचुएशन जहां हम अर्बन एरिया में रहते हैं कि हम कितने 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 फायदे में नहीं बोलेंगे हम, लेकिन कितने हम अच्छी कंडीशन में हैं। वहीं हम पुअर पीपल की बात करें, वही जो बिहार की कंडीशन की बात करें, वो बिहार के रूरल एरियाज की बात करें, यूपी के रूरल एरियाज की बात करें, वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है। वहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी के साथ साथ और भी चीजें फेस करने को मिलती हैं। फूड क्राइसिस है वहां पर, जब लोग अपने रिलेटिव्स की बॉडी क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो आप समझ सकते हैं वहां सिचुएशन कितनी बेकार है। सो जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी चीजें परफेक्ट नहीं होती एंड धीरे धीरे परफेक्ट होती जाती है। और कभी भी अपने को ये मत समझना कि जिंदगी में ये कर लेता या मुझे ये मिल जाता। तो हर चीज की हर आदमी की हर इच्छा पूरी नहीं होती और सबको लगता है कि मैं ये अचीव करूं, वो अचीव करूं, मेरी जिंदगी में ये कमी है। लेकिन हाँ, जितना जितना खुश रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सो ये सारी चीजें, ये न्यूज भी पढ़ना जरूरी होता है फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। ओके, सो देयर इज अ न्यूज एंड द सेकंड न्यूज इज अबाउट द सेंटर। तो सेंटर ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और न्यूज पढ़ेंगे जब हम नेशनल न्यूज पे पहुंचेंगे, लेकिन जो फ्रंट पेज पे न्यूज है इट्स अबाउट द वैक्सीनेशन। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये फाइनली बोला है कि जो सेकंड वेव आई है, हाँ उसमें हम गलती मानते हैं अपनी कि हमारी गलती हुई है कि हम वेल प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है, हम लोग बहुत रैपिड तरीके से रैंप अप कर देंगे, बहुत बहुत इंक्रीज कर देंगे। एंड सेंटर ने ऐसे इशारे भी दिए कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी हम लोग दे देंगे अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, जिसके चलते और भी वैक्सीन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। डायरेक्टली नहीं बोला, बट दे हैव गिवन अ साइन कि हम लोग कंपल्सरी लाइसेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। बस हाँ, जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ में अगर यूएस ने सपोर्ट कर दिया और यूएस सपोर्ट बोल रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि हम लोग कंपल्सरी लाइसेंसिंग और पेटेंट लॉस के वेवियर की बात करेंगे, फॉर अ टेम्परेरी वेवियर की बात करेंगे, तो हो सकता है कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग बहुत जल्दी आ जाए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत रैपिड तरीके से रैंप अप हो जाए। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो इट्स अबाउट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो गरीब कल्याण अन्न योजना, एक इंफॉर्मेशन आई और इस इंफॉर्मेशन में बताया गया कि अराउंड
1 लाख टन ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते। एक डेटा आया। ओके, मूविंग फर्दर। सो अगेन सेंट्रल विस्टा का हमने कल डिस्कस किया था। तो सेंट्रल विस्टा की एक पिटीशन जो दो लोगों ने फाइल करी थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लग जाना चाहिए, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस केस एंड फॉर द रैपिड for the rapid judgment or for the rapid order on this case, आप हाई कोर्ट अप्रोच करें। तो आज हाई कोर्ट पिटीशन सुनेगा ऑन दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पिटिशनर का सिंपल सा कंसर्न है कि जितना पैसा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लग रहा है वो पैसा हेल्थ में लग सकता था, वैक्सीन को प्रोडक्शन रैंप अप करने में लग सकता था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज नॉट अ वेरी एसेंशियल थिंग, वो चीज बाद में भी हो सकती थी। ओके, तो उसको लेकर पिटीशन ने पिटीशन फाइल करी है। उनका यही कंसर्न है कि कंस्ट्रक्शन पे स्टे लगा दिया जाए अभी। मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। ओके, सो वी डायरेक्टली दी नॉर्थ ईस्ट पेज। सो नॉर्थ ईस्ट पेज में हम राजस्थान की बात करेंगे। तो राजस्थान में 15 डेज का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया। मतलब मार्केट्स बंद है, व्हीकल बंद है, व्हीकल्स लेके आप बाहर नहीं निकल सकते। एंड वेडिंग सेरेमनी जितनी भी है वो सारी कैंसिल कर दी गई, सारी बैन कर दी गई कि आप वेडिंग सेरेमनीज भी कंडक्ट नहीं कराओगे। कोई भी अलाउड नहीं है वेडिंग सेरेमनी कराना, चाहे 50% भी अलाउड नहीं होंगे। ये सारी चीजें बंद कर दी गई है। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से लग चुका है इन दी स्टेट ऑफ राजस्थान फॉर 15 डेज। मूविंग फर्दर अगेन, so this is something about the advertisement। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट दिया है अबाउट दी कोविड-19 से रिलेटेड कि कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, और आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताएगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो यस, ऑन द एडिटोरियल पेज तो आज हमारे लिए दो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वन इज अबाउट द डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड अनदर एडिटोरियल इट्स अबाउट द ऑन द एज, इट्स अबाउट द पैलेस्टीन में अभी बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया, तो अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। इजराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, जेरूसलम, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सॉरी पैलेस्टीन में नहीं हुआ, जेरूसलम में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, तो उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी डिस्कस दी डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो सबसे पहले ऑथर ने लिखा कि जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक आया, सबसे पहले अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंडिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी आई थी सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन की वजह से। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया था डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। अब कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होने लगा उनका यूज, बहुत ज्यादा हम यूज करने लगे। मतलब इवन दी इसेंशियल सर्विसेज के लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ रहा है, जैसे कि हेल्थ हो गया। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम हेल्थ हम ऑफलाइन नहीं जाते थे, हम कभी डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं लेते थे। बट अब बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक हमें हेल्थ भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बेसिस पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है। हमें जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमें हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करना होता है डिजिटली टू दी डॉक्टर्स, हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाते। इवन इन द एजुकेशन, ठीक है, इवन इन द एजुकेशन दे आर टू इसेंशियल कमोडिटीज जो डिमोनेटाइजेशन के बाद भी हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं गए थे। बट कोविड-19 की पैंडेमिक हम लोग को मजबूर कर दी और हम लोग हेल्थ और एजुकेशन जो कि इसेंशियल सर्विसेज है, हम उस चीज को भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं उन चीजों पर भी। अब कोविड-19 के पैंडेमिक में पता लगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनक्वालिटी इंक्रीज हुई। बताया गया कि बहुत सारे पीपल है जिनकी जॉब जा चुकी है, जिनकी सैलरीज प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको इकोनॉमिक फॉल आउट फेस करना पड़ रहा है। वहीं हम देखें जो सुपर रिच है वो और ज्यादा रिचर बन गए। एग्जाम्पल दिया अदानी का, तो अदानी का एग्जाम्पल दिया, अदानी के एग्जाम्पल से पता लगा कि वर्ल्ड में अगर किसी ने 2020 में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, सबसे ज्यादा पैसा अर्न किया है, तो वो गौतम अदानी है, जो कि अदानी इंडस्ट्रीज के सीईओ है। ही इज द फाउंडर ऑफ अदानी इंडस्ट्रीज। वही बताया। अब बताया कि देर आर मेनी इंडियन पॉपुलेशन, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो कि सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इकोनॉमिक सेटबैक, क्योंकि इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। सर्वे कंडक्ट किए गए थे और सर्वे कंडक्ट बताया कि जिन लोगों की जॉब नहीं छूटी है, जिन लोगों की जॉब नहीं गई है कोविड-19 के पैंडेमिक में, उनको इनकम शॉक्स लगे हैं। इनकम शॉक्स का मतलब इंक्रीमेंट नहीं हुआ या इनकम डिक्रीज हो गई। एंड दे आर वेरी ये बोल सकते हैं, दे आर वेरी डाउटफुल कि उनकी जॉब रहेगी कि भी नहीं रहेगी, या उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ चुकी है, ऑथर का सिंपल सा कंसर्न है। अब
वो आ रहे हैं एजुकेशन पर। अब ऑथर ने जंप किया बेसिकली एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन में बताया कि जब पार्लियामेंट में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी इनइक्वालिटीज नहीं होगी और कोई भी एजुकेशन से डिप्राइव्ड नहीं होगा इन दी ऑनलाइन लर्निंग में, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में कंपलसरी हो गया था बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला था कि बिकॉज ऑफ द कोविड 19 पैंडेमिक में, बिकॉज ऑफ कोविड 19 कोई भी पर्सन डिप्राइव नहीं होगा इन द एजुकेशन इन द ऑनलाइन लर्निंग। ओके, अब लेकिन फिर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि अभी अभी एग्जाम्पल आया है कि दो यंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी खुद की लाइफ ले ली क्योंकि वो ऑनलाइन लर्निंग से कोप अप नहीं कर पाए। एक स्टूडेंट दिल्ली का था, कॉलेज स्टूडेंट था, एंड वन स्टूडेंट फ्रॉम दी गोवा जिसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाई उसका फोन रिपेयर कराने में। देन एक नेशनल सैंपल सर्वे डेटा आया था 2017 में, उसमें बताया कि 6% 6% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एंड 25% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड के पास कंप्यूटर्स है। ये 2017 का डेटा है कि रूरल हाउस होल्ड में सिर्फ 6% लोगों के पास कंप्यूटर है, उनके हाउस होल्ड में कंप्यूटर्स है। वहीं अर्बन एरियाज की बात करें 25% लोगों 25% ऑफ द फैमिलीज के पास कंप्यूटर्स की फैसिलिटीज है। वही हम बात करते हैं, ये तो कंप्यूटर्स की बात हुई, अब हम बात करते हैं इंटरनेट फैसिलिटीज की बात। तो इंटरनेट के लिए अब जरूरी नहीं आपके पास कंप्यूटर हो, फोन से भी आप इंटरनेट चला सकते हो। तो हम जब फोन की बात करते हैं तो फोन में पता लगा कि 17% ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज रूरल एरियाज में है, वही 42% इन दी अर्बन एरियाज में है ना। और बताते हैं वही कि स्मार्टफोन्स विद डेटा will have improved access over the past 4 years, yet a significant number of the most vulnerables are struggling। सिंपल सी बात बताएगी कि स्मार्टफोन्स आ चुके हैं मार्केट में बहुत ज्यादा, एंड बहुत कम कॉस्ट में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू दी पास्ट। जो पास्ट में था स्मार्टफोन की वैल्यूज, वो वैल्यूज इतनी रही, लेकिन तब भी जो बहुत पुअर लोग हैं वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्मार्टफोन्स। एंड द सिंपल वन इज द डेटा, इंटरनेट डेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फिर सर्वे कंडक्ट हुए बहुत, ऑथर ने फिर आगे बताया कि बहुत सारे सर्वे कंडक्ट हुए थे, जैसे अभी एनसीईआरटी ने सर्वे कंडक्ट किया, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने सर्वे कंडक्ट किया, ऑक्सफैम ने सर्वे कंडक्ट किया, और इन तीनों ने बताया कि अराउंड 27 से लेके 60% के बीच में लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेस। 27% टू 60% ऑफ द स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेस। देयर आर थ्री मेन रीजंस। लैक ऑफ डिवाइसेस, उनके पास डिवाइसेस नहीं है। शेयर डिवाइसेस, लोग शेयर नहीं करते, जिनके पास डिवाइसेस नहीं है उनके साथ कोई शेयर नहीं करते डिवाइसेस। एंड द सेकंड वन इज इनएबिलिटी टू बाय अ डेटा पैक, कि अगर उनके पास डिवाइसेस हैं तो वो दे आर वेरी इनेबल कि वो डेटा पैक खरीद पाए। एंड देयर आर अदर डिफरेंट रीजंस, बट ये तीन मेन रीजंस जो हमें दिखते हैं कि 27% एंड 60%, 27% लेके 60% तक स्टूडेंट्स क्यों ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये तीन मेन रीजन है। फिर बताया कि और भी अदर रीजंस है, और भी अदर रीजंस है, जैसे कि लैक ऑफ स्टेबल कनेक्टिविटी। क्योंकि अब होता क्या है, जैसे कि मान के चलो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, अब एग्जाम कंडक्ट में अगर 2 मिनट के लिए भी इंटरनेट चला गया तो उसका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों पे इंपैक्ट पड़ रहा है ऑन द इवेल्युएशन, ऑन द एग्जामिनेशन। देन ऑथर फिर डायरेक्टली जंप करी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ऑथर ने ये बताया कि इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा खराब है, एंड इन्वायरमेंट का मतलब है हेल्थ इन्वायरमेंट को लेके चली वो, कि हेल्थ इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम भाई इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ओनली 1% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है हेल्थ सेक्टर में। वहीं हम बात करते हैं आउट ऑफ पॉकेट। अब जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज अ बेसिकली मिक्स्ड अप जीडीपी, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टेट भी इन्वॉल्व हो सकता है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तब भी लोगों को आउट ऑफ पॉकेट मतलब अपने जेब से पैसा कितना देना पड़ता है, 60% ऑफ दी पैसा देना पड़ता है इंडियंस को। वहीं हम बात करते हैं जहां पर हाईली प्राइवेटाइज सिस्टम है, यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में हाईली प्राइवेटाइज सिस्टम है। यूएस में आउट ऑफ पॉकेट जो है वो 10% देता है, बाकी बेयर तुम्हारा गवर्नमेंट करती है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है ऑथर का, और उन्होंने यही बताया कि अभी फोकस जो होना चाहिए वो ड्रग्स पे होना चाहिए, हॉस्पिटल बेड्स पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पे होना चाहिए, वैक्सीन पे होना चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीजें, ये सारी इसेंशियल के शॉर्टेजेस जब खत्म हो जाएंगे तो हमें फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे करना पड़ेगा, और ये जरूरी है, ये भी एसेंशियल आइटम्स में आते हैं। ओके, सो दिस द editorial written by Ritika Khera, and it's a very important, and it's a very best economy, one of the best economists in India. So just read this editorial, and it's a very interesting editorial. Okay.
नाउ द सेकेंड एडिटोरियल, इट्स अबाउट द ऑफ द एज। तो अब ऑफ द एज में ऑथर का जो सिंपल सा कंसर्न है अबाउट दी जो रिसेंटली जेरूसलम में अभी क्राइसिस हुए, टेंशन हो गए, बिल्डअप हो गए। वो भी कब? जब रमजान का वक्त चल रहा है, जब रमजान के समय वक्त चल रहा है, जब बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ था, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ था, तो इजराइल पुलिस ने क्या कर दिया? इजराइल पुलिस ने दमास्कस गेट पर, जो कि मेन एंट्रेंस है जेरूसलम की एंट्री का जो मेन एंट्रेंस है, उस पर बैरिकेड्स लगा दिया, जिसके चल के बहुत सारे पैलेस्टीन्स गैदर हो गए और वहां पर क्लैश हो गया। ओके, वहां पर क्लैश हुआ। ये ऐसे वायलेंस चलता गया बिकॉज ऑफ द इजराइल अथॉरिटीज। इजराइल का बहुत बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था इन दी वायलेंस हैपनिंग इन द सिटी ऑफ जेरूसलम। तो जब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में मुझे पता लगता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इजराइल कंट्री बनी थी। उससे पहले ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, लेकिन फिर यूएन भी इंटरवीन हुआ, तो यूएन ने कंफर्म कर दिया था ये पार्ट पैलेस्टीन का रहेगा एंड उसके बाद इजराइल इतने तरह में कैप्चर करेगा। लेकिन जब हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ पैलेस्टीन की दो टेरिटरीज बची हैं, एक गाजा स्ट्रिप जो कि ईस्ट साइड में है, एंड वेस्ट बैंक में दो मेजर सिटीज आती हैं, एक राम अल्लाह और जेरूसलम, और उसका भी बहुत सारा पार्ट इसराइल ने अपने टेरिटरी में ले लिया। इसराइल का सिंपल सा कहना है कि इन दी हिस्ट्री जब ओटोमन एम्पायर इस चीज को क्लेम करती थी, पैलेस्टीन को क्लेम करती थी, तब इसराइल एजेंसीज ने उनसे वो लैंड ले लिया था। वो इसराइल एजेंसी की प्रॉपर्टी है वो लैंड, तो वहां पर जूइस का डोमिनेंस होगा, ना कि पैलेस्टीन का डोमिनेंस होगा। देन फिर आगे बताया गया, जब वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्लैशेस ज्यादा बढ़ गए थे रिसेंटली, तो इसराइल की पुलिस एंटर हो गई थी इस्लाम के थर्ड होलीस्ट साइट पर, जो कि जेरूसलम में है, जिसका नाम है हराम अल शरीफ। हराम अल शरीफ के कंपाउंड में एंटर हो गई थी, तो पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करना स्टार्ट किया, जिसके चलते थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द पैलेस्टीन इंजर्ड हुए। नाउ अभी जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग पोस्टपोन कर दी मंडे तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट भी है वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस से चल रही है। तो हमें ये पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये इशू गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग इसकी मना कर दी कि हियरिंग अभी हम नहीं करेंगे, मंडे को करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि मंडे को अपन हियरिंग करते हैं इस इशू के ऊपर। अब इतना ज्यादा अभी अभी दिक्कत यहां तक नहीं थी, दिक्कत आगे बढ़ी। दिक्कत ये हुआ कि जब बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज पैलेस्टीन, क्योंकि रमजान था और उनका रिलीजन इस्लाम है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज को रोक दिया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं करने दी गई, जिसके चलते इसराइल ने एक और स्टेप लिया। इसराइल अथॉरिटीज ने परमिशन दे दी कि वो एनुअल जेरूसलम डे फ्लैग मार्च निकाल सकते हैं। और जेरूसलम डे फ्लैग जो मार्च होता है ना, ये इसराइल्स के लिए बहुत प्राउड की बात होती है, क्योंकि इसराइल्स ने इस दिन जेरूसलम सिटी को कैप्चर किया था। ओके, जेरूसलम सिटी को कैप्चर किया था, जिसके चलते और ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया। मंडे की मॉर्निंग को बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ। अब हम बात करते हैं जेरूसलम की। तो जेरूसलम जो है ना, जेरूसलम इज इन दी हार्ट ऑफ द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। जब से इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे जो इंपॉर्टेंट सिटी जो है जिसके ऊपर हमेशा डिस्प्यूट रहा है, वो है जेरूसलम, वो हार्ट रहा है। तो जब पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट अरब इसराइल वॉर इन द ईयर 1948, तो उसमें ईस्ट हाफ मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जेरूसलम को इसराइल ने कैप्चर कर लिया। फिर 1967 में आफ्टर 19 ईयर्स जब वॉर हुआ था, सिक्स डे वॉर इसको बोलते हैं, सिक्स डे वॉर, इसराइल ने इसको 6 दिन के अंदर ही जीत लिया था, जिसके चलते उन्होंने पैलेस्टीन का पूरा की पूरी सिटी के ऊपर अपना सॉवरेन क्लेम कर लिया कि ये हमारी सॉवरेनिटी है, इस पे हम अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस और इस पे हमारा हक होगा, इसराइल अथॉरिटीज का हक होगा। और ये डिक्लेयर कर दिया था कि इन द फ्यूचर जो ईस्ट जेरूसलम हमारी कैपिटल होगी। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसराइल के सारे लोग सारी बात मान रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मैनी कंट्रीज, टर्की है, चाइना है, जो कि इसराइल के क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये बात अभी भी स्टेटस क्वा मतलब पेंडिंग पड़ी हुई है। स्टेटस क्वा का मतलब यूएन ने ये बोला था कि स्टेटस क्वा रख के चलो, जहां पर इसराइल है वहां इसराइल रहेंगे, जो पैलेस्टीन है वो पैलेस्टीन रहेगा, उस पर स्टेटस क्वा है। तो अब द मूव टू evict पैलेस्टीन फ्रॉम ईस्ट जेरूसलम इज सीन टू अटेम्प्ट टू फोर्सफुली एक्सपेंड जूइश सेटलमेंट। तो जो अभी इसराइल अथॉरिटीज जो एक्ट कर रही हैं कि ईस्ट जेरूसलम से सारे पैलेस्टीन को एविक्ट करना, वो बेसिकली बताता है कि वो फोर्सफुली कैसे जूइश सेटलमेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, एट्रोसिटीज दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वही बात, ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया इसराइल अथॉरिटीज को, इसराइल गवर्नमेंट को, कि आप पैलेस्टीन को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें और
उनके ऑक्यूपेशन से नहीं छीनने चाहिए। फिर अभी रिसेंटली यूएस जो कि बहुत अच्छा अलाई है इसराइल का, यूएस ने खुद बोला है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने खुद कमिट किया है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स को ज्यादा सुपेरियोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू दी फॉरेन पॉलिसी, है ना। अब यही है, अब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इस सिचुएशन को देखते हैं यूएस कैसे टैकल करता है। सारी नजरें यूएस के ऊपर होंगी, तो यूएस स्टेप लेगा उस हिसाब से मानना पड़ेगा इसराइल को भी। ओके, सो जस्ट रीड दिस एडिटोरियल, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फॉर द इंटरनेशनल डायस्पोरा। ओके, मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में पहली न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट दी के 3 नेवल शिप्स मेडिकल सप्लाईज लेके आई इंडिया में, और वो 3 नेवल शिप्स आई हैं कहाँ से? सिंगापुर, कुवैत एंड कतार से। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स और टेस्ट किट सप्लाई किए। तो अब इंडिया, फॉरेन एड मिल रहा है इंडिया को, बहुत सारी कंट्री से फॉरेन एड मिल रहा है। अगेन, तो डब्ल्यूएचओ का एक स्टेटमेंट आया। डब्ल्यूएचओ ने बोला कि जो इंडिया में जो वेरिएंट है, कोविड-19 का जो वेरिएंट है, वो बेसिकली ग्लोबल कंसर्न है, वो ग्लोबल कंसर्न बताता है। तो एक चीज आप नोट डाउन कर लेना, तो फर्स्ट वन है इसके वेरिएंट का नाम क्या है? B.1.617। इट्स अ फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया। ये वेरिएंट है जो कि डब्ल्यूएचओ ने बोला ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ग्लोबल कंसर्न है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द थिंग यू हैव टू डू इज डब्ल्यूएचओ के बारे में बताना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में बताना है। ओके, सो डब्ल्यूएचओ कब सेटअप हुआ, कौन कौन से ईयर में सेटअप हुआ, किसका पार्ट है ये, कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड किस कंट्री का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है डब्ल्यूएचओ में। क्योंकि डब्ल्यूएचओ भी न्यूज में भी था बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर कर दिया था यूएस को डब्ल्यूएचओ की मेंबर्स से। फिर उसके बाद जो बाइडेन आए, जो बाइडेन ने फिर यूएस को इंक्लूड किया डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप में, तो बहुत न्यूज में रहा। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। एंड अगेन, हु इज द हेड ऑफ द डब्ल्यूएचओ, प्रेसिडेंट ऑफ द डब्ल्यूएचओ, सो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगेन, सो हाई कोर्ट पुल्स अप उत्तराखंड गवर्नमेंट ओवर रिलीजियस फेयर्स। तो हाँ, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट बेसिकली अब डांट रहा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट को। रीजन भी क्योंकि जरूर हाई कोर्ट थोड़ा डिले हो गई, लेकिन हाँ, जुडिशरी काम करती है, डिले काम करती है लेकिन काम करती है। तो जुडिशरी ने यही उत्तराखंड की गवर्नमेंट को बोला कि जो आपने रिलीजियस फेयर्स किए हैं, रिलीजियस फेयर्स का मतलब कुंभ मेला हुआ था और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उस चीज को आप कैसे टैकल करोगे? क्योंकि वो तो हो चुका, और वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था कि उत्तराखंड में बहुत सारा केसेस निकले, है ना। तो फिर आप कैसे टैकल करोगे? और क्वेश्चन भी पूछा कि अभी जो केसेस राइज हो रहे हैं उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर्ड हो। अब वही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या आंसर देती है, लेट्स सी। अगेन, तो ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, जो कि रेसलर है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो उनके ऊपर अभी क्रिमिनल चार्जेस लग गए और दिल्ली पुलिस ने सर्कुलर इशू कर दिया कि इनके ऊपर मर्डर का केस लगा हुआ है एंड वो फरार है अभी, उनका पता नहीं वो कहाँ गए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये अगर नॉर्मल पर्सन करता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती, बट ये ओलंपियन है, ओलंपियन मेडलिस्ट है, सो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। अगेन, सो हुआ क्या, कोविशील्ड की डिलीवरी नहीं मिल रही बांग्लादेश को, बहुत डिले हो रहा है कोविशील्ड की डिलीवरी मिलने में, जिसके चलते बांग्लादेश ने ऑप्ट कर लिया कि वो चाइना की वैक्सीन को यूज करेंगे। वो चाइना से उन्होंने हेल्प लेना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कोविशील्ड की डिलीवरी में डिले हो रहा है। सो अब गलती किसी कंट्री की नहीं होती, पुअर कंट्री की गलती नहीं होती। पुअर कंट्री गलती किसकी होती है? जो उनको फॉरेन एड पहले बोलती है कि हम आपको फॉरेन एड देंगे, उसके बाद वो डिले करते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि बांग्लादेश को हम कोविशील्ड देंगे, बट डिले कर दिया। तो अब बांग्लादेश गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पब्लिक को देखें, बाद में फॉरेन डिप्लोमेसी या फॉरेन रिलेशन आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके पास एक ही रास्ता था, चाइना से हेल्प लेना, तो उन्होंने वही ऑप्ट आउट किया। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो बताया गया कि ममता बनर्जी ने ओथ ले लिया और उसके साथ साथ 45 मिनिस्टर्स ने भी चार्ज ले लिया इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड सेम गोज विद दी असम। तो असम में भी ओथ मिल गई है हेमंत विश्वास शर्मा को, जो कि हमारे 15th असम के चीफ मिनिस्टर होंगे। एंड अब असम का जो इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी लेकिन चीफ मिनिस्टर अलग थे, इस बार चीफ मिनिस्टर अब चेंज हो गए। ओके, सो इसीलिए, और हेमंत विश्वा शर्मा बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, इनकी वजह से बीजेपी का डोमिनेंस क्रिएट हुआ इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो अगेन, तो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर जस्टिफाई कर दी कि उनकी वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम वैक्सीनेशन प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा रैंप अप कर देंगे, एंड द सेकंड वन इज कि पास्ट में जो कंडक्ट हुआ वो थोड़ा डिफरेंट एक्सरसाइज थी, हम उससे हट के अलग काम करने वाले हैं,
और हम स्टेट को इक्विटेबल अलोकेट करेंगे वैक्सीन, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, पॉपुलेशन के बेस पे जैसा होता है वैसी सप्लाई की जाएगी वैक्सीन इन दी स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर में बीजेपी है और बीजेपी स्टेट्स को वैक्सीन सप्लाई मिल रही है और जहां पर अपोजिशन पार्टी या कांग्रेस या किसी डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पर नहीं हो रही। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह अश्योर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वैक्सीन सप्लाई होगी विदाउट एनी इनइक्वालिटी। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज हमारे लिए दो न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन। सो जेरूसलेम होली साइट में जो बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं जिसके चलते 300 पैलेस्टीन्स इंजर्ड हुए। तो वही बात कि इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोग जो आम आदमी हैं, स्पेशली जो पैलेस्टीन्स हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगेन सो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने बोल दिया था कि पार्लियामेंट को हंग असेंबली बोल दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हंग असेंबली नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आप मेजोरिटी में है, ना ही इमरजेंसी इंपोज हुई है, तो हंग असेंबली क्यों होगी, क्यों आप इमरजेंसी लगा रहे हो। तो रीइंस्टेट किया था कि आप पार्लियामेंट चलेगा और आपको प्रूफ करना होगा कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हुआ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, केपी शर्मा ओली के अगेंस्ट, तो वो हार गए इन दी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। वो प्रूफ नहीं कर पाए अपनी मेजोरिटी। 93 वोट्स उनके फेवर में थे, वहीं 120 वोट्स उनके अगेंस्ट में थे, तो वो हार चुके हैं। सो केपी शर्मा ओली अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे नेपाल के। अब इलेक्शन होगा या फिर जो भी मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट, नेपाल के पार्लियामेंट के मेंबर्स जो भी अपना लीडर इलेक्ट करे, वो आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा नेपाल का। लेट्स सी। सो अगेन ऑन द इकोनॉमिक न्यूज कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इट्स टोटली अबाउट दी प्राइवेट कंपनीज एंड दी सेक्टर्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। सो सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो this is the analysis of today's newspaper, and again I'll notes आपको 2 या 3 दिन में सप्लाई हो जाएंगे फ्रॉम 10th अप्रैल से लेके 10th मई तक। सो डोंट पैनिक, नोट्स आपको सप्लाई होने वाले हैं। सो बाय बाय गाइस, हैव फन, एंजॉय योर डे। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज एंड सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।